हेलो बच्चों, आज हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में हम कैसे जानें। ठीक भाई, अपने पास्ट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि कल के बारे में, परसों, 1 साल या 10 साल के बारे में तो हम फिर भी आसानी से जान सकते हैं, लेकिन 100 साल, 1000 या उससे भी पहले लाखों वर्ष के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था तब। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, हम जैसे कि हमको पहले के राजा महाराजाओं के बारे में कैसे आजकल पता चलता है, हम वो पुस्तकें पढ़ते हैं, अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, या पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं ना, तभी पता चलता है। या जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की खोज किसने की थी, यह हमें पुस्तकों के माध्यम से पता चलता है। इसी प्रकार से हमें अतीत के बारे में पुस्तकों के माध्यम से पता चलता है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, तो किसके? पुस्तकों के माध्यम से। ठीक, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, तो हाथ से लिखी जाती थी। भाई उस टाइम कोई टाइपराइटर, कंप्यूटर तो था नहीं, जो भी चीज़ होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। तो हाथ से लिखे होने के कारण उसको क्या बोलते थे, उन पुस्तकों को? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये जो मेन्यू वर्ड है, मेनू जो वर्ड है, उसको कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा से मेनू शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। इसीलिए इस लिपि को हम मैन्यूस्क्रिप्ट या हाथ से लिखी हुई लिपि कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये पांडुलिपियाँ लिखी किस पे जाती थी? पहले ज़माने में कोई कागज़ तो होता नहीं था, तो उनको किस में? पत्तों पे लिखते थे, ताड़ पत्र पे। ताड़ के पत्तों, ताड़ का पेड़ होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, उस पर लिखी जाती थी। या हिमालय क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ होता है। क्या पेड़ का नाम क्या है? भूर्ज। भूर्ज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल पे, उसकी छाल पर विशेष तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों पे और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए, अब आपकी बुक में यहाँ साइड में लिखा हुआ है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये देखिए, ये एक पांडुलिपि दी हुई है। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। हाँ, तो ये किस पे लिखी गई है? ये ताड़पत्र पे ही लिखी गई है। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, एक पुस्तक जैसी बनाई जाती, जैसे हम लोग अभी कागज़ की किताबें यूज़ करते हैं, तब ताड़ पत्रों की किताबें वो लोग बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, ताड़ के पत्तों को काटते थे और उनके अलग अलग हिस्सों को, मतलब उनको एक संग बांध दिया जाता था। हमारी किताबें तो भी तो एक तरफ से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो लोग भी जोड़ देते थे। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये रही वो पांडुलिपि। ठीक है, तो हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाते हैं? पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी या पांडुलिपि का प्रयोग किया जाता था, जो कि ताड़पत्रों और भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बने जो भोजपत्र होते थे उन पर लिखी जाती थी। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। भाई देखिए, जब हम किताबें बहुत दिनों तक रखते हैं, कहीं निकालते नहीं, एक ही जगह रखी रहती है, तो वो पीली सी पड़ जाती है, उसके कुछ पन्ने खराब भी हो जाते हैं। तो सोचिए कि जो पत्ते होते हैं वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो गए होंगे, या छाल होती है वो तो नष्ट ही हो गई होगी, है ना। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन सारा कुछ, जितनी भी पांडुलिपियाँ थी, बहुत सारे तो कीड़ों ने खा लिया, लेकिन बहुत सारी फिर भी अभी हैं, उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। तो जो उपलब्ध है ना आज, ज़्यादातर वो कहाँ से? मंदिर या विहारों, जहाँ पर शिक्षा का केंद्र होते थे, वहाँ से प्राप्त होती थी। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। उन ताड़पत्रों पे लिखा क्या जाता था? अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है, तो उन ताड़पत्रों पे क्या क्या लिखा जाता था?
धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, मतलब धर्म के विषय में चीज़ें लिखी जाती थी। राजाओं का जीवन, पहले ज़मानों में भाई राजा ही शक्तिशाली होता था, तो उनके जीवन में जो जो भी घटना होती थी, जैसा भी उनका जीवन होता था उसके बारे में लिखा जाता था। औषधियों और विज्ञान, यानी दवाइयों के बारे में और विज्ञान के बारे में आदि, इन सब के बारे में चर्चा होती है। फिर इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। तो महाकाव्य बहुत सारे लिखे गए, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, बहुत सारे वेद लिखे गए, बहुत तरीके के नाटक पहले ज़माने में लिखे गए, तो उनको भी इन ताड़पत्रों पर मेंशन, उनको भी लिखा ताड़पत्रों पे ही जाता था। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए थे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हुए हैं। तो पहले ज़माने में भाई संस्कृत भाषा चलती थी, जो ऋषि मुनि या जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो किसमें लिखे गए वो ताड़पत्रों में जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो संस्कृत, प्राकृत यानी लोकल लैंग्वेज, और तमिल भाषा यानी साउथ इंडिया में तमिल तब चलती होगी तो तमिल में ही लिखे गए थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। भाई पढ़े लिखे लोग किसका प्रयोग करते थे? संस्कृत का। और प्राकृत यानी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कौन करता है? आम लोग क्या करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं जो ऐसे लेख जो किसी ठोस चीज़ पर, ठोस चीज़ मतलब पत्थरों पर या किसी ठोस धातु पर तराशा गया हो, समझ लो, गोद गोद के नहीं लिखा जाता है, उसको तराशा गया, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण मतलब उसमें गुदवाना या छपवाना, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जब लोग, जो राजा होते थे, जब वो शासन करते थे तो वो कुछ ना कुछ आदेश लोगों को देते थे। अब वो चिल्ला चिल्ला के आदेश देने से अच्छा है कि किसी इसको रिटन फॉर्म में कहीं मेंशन कर दिया जाए। तो वो क्या करते थे राजा लोग? अपने जो उनके जो कार्य करने वाले लोग थे उनसे कहते थे कि इनका अभिलेख बना दिया जाए। ठीक है, अभिलेख बना दिया जाए मतलब उनको किसी कठोर पत्थर या धातु पर गुदवा दिया जाए, जिससे लोग उसको पढ़ सके, देख सके और जो भी उसके आदेश थे उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए। अब क्या है, इसके अलावा ये तो आदेश हो गए, ठीक है, आदेशों को लिखा गया। अभी क्या है, कुछ और अन्य राजाओं के अपने कुछ उन्होंने कार्य किए होंगे, तो उनके राजाओं के कार्यों का विवरण भी उसमें उत्कीर्ण कराए गए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जब राजा दूसरे राजाओं से लड़ाई करते थे और जो राजा जीतता था तो उसमें क्या होते थे, अपने लड़ाइयों की विजय के बारे में उसमें लिखा जाता था। ठीक है, अभी यहाँ है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये एक अभिलेख आपको दिख रहा होगा, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, बस ये लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ उसके अंदर किसी ठोस मतलब पत्थर पे वो चीज़ कुछ लिखी गई है। ठीक है, तो ये करीब 2250 वर्ष पुराना, और मिला कहाँ है? ये अफगानिस्तान के कंधार में। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। ये अशोक जो राजा थे, आपको सबको पता ही होगा, अशोक के बारे में तो आपने, महान शासक थे, उनके बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अशोक ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, हम आगे जो लेसन 8 है इसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, एक लिपि होती है। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका। ठीक है, तो उस लिपि का प्रयोग करते हैं। जब भी कुछ लिखा आता है तो कोई ना कोई लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी लैंग्वेज की लिपि क्या होती है? रोमन। तो हम लिखते समय कोई ना कोई लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियाँ क्या होती है? उसमें अक्षर होते हैं और कुछ संकेत भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, मालूम है आपको। लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, जो कि लिपि अक्षरों या संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं हम अपने जो भी हमें बात लिखनी होती है। और जब हम बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा। ठीक है,
ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ क्या है, ये जो अभिलेख दिया हुआ है वो दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। एक तो यूनानी है, दूसरा अरमेइक है। ठीक, कौन कौन सी भाषाओं में, कौन कौन सी लिपि है और कौन कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा और अरमाइक जो है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। अब चलिए एक सवाल करते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? अपने मन में सोचिए कि हम लोग कि पहले ज़माने में तो ताड़पत्र वगैरह पे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये देखा गया कि जो ताड़पत्रों पे या छाल पर लिखा गया वो बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े खा जाते थे, मान लो पानी बरस गया वो ख़राब हो जाते थे, सड़ जाते थे, ठीक है। लेकिन कठोर सतह पे जो भी चीज़ लिखी जाएगी, गोद करके गुदवा करके किसी चीज़ से लिखे, वो नष्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसका प्रमुख कारण क्या था कि वो उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं किया जा सकता। लेख लिखवाने के लाभ तो यही हो गए। ऐसा करवाने में कठिनाइयाँ क्या आती होंगी? भाई कठिनाइयाँ तो आती होंगी, भारी होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसको जब तराशा जाता होगा तो कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये कठिनाइयाँ भी आती होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में भाई बहुत सारे मटके, घड़े, जो घर के सामान थे, चूड़ियाँ, बहुत सारा सामान मिला है। जब खुदाई होती है तो बहुत सारा सामान मिलता है, सिक्के मिलते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का फिर जब जब खुदाई करी जाती है ज़मीन की और ऐसी वस्तुएं मिलती हैं तो उनको कोई व्यक्ति अध्ययन करता होगा ना, कोई तो देखता होगा, किसी को तो पता होगा उसके बारे में, किसी को तो सबसे अच्छी वाली नॉलेज होगी ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इन सब वस्तुओं का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? जो इमारतें पत्थर ईंटों से बनी होती थी, जो उनके अवशेष पर मिले हैं, जो चित्र वहाँ पर मिले होंगे या जो मूर्तियाँ वहाँ पर मिली होंगी, उनका अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। वो जितनी भी चीज़ें पुरानी जिनसे उनको कुछ ना कुछ पता चल सकता है, वो बर्तन हो सकते हैं, वो औजार हो सकते हैं, वो उस ज़माने के गहने हो सकते हैं, जो कुछ भी मतलब उनसे मिलता है वो उन सब की खुदाई करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती हैं, ठीक है। वो किसी भी की भी बनी हो सकती है, वो पत्थर की हो सकती है, वो मिट्टी की हो सकती है, वो डिफरेंट धातुओं की, मेटल्स की भी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। भाई अगर हम पत्थर में कोई चीज़ कोई काम करेंगे पत्थर पे तो पत्थर का जल्दी नष्ट हो जाएगा? वो बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, ठीक है। या पकी हुई मिट्टी, कच्ची मिट्टी तो नष्ट हो जाएगी, वो तो ज़मीन में मिल जाएगी। लेकिन पकी हुई, जिसको पकाया गया है, मान लीजिए जिस घड़े को पकाया और जो कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े पे अगर आप पानी वानी डाल दोगे तो वो गल जाएगा, लेकिन पके हुए घड़े में तो हम पानी भर के रखते हैं, क्या वो गलता है? नहीं ना। तो ये नष्ट नहीं होते या बहुत मुश्किल से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। और धातुएं भी नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। यहाँ देखिए बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये देखिए एक मटका मिला है पहले के जो नगर थे। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है, ये देखिए कैसे सिक्के होते थे पहले। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों का इन सिक्कों से कैसे भिन्न है? बहुत तरीके से भिन्न है। आज कितने खूबसूरत सिक्के हैं, उनका एक कोई एक पर्टिकुलर शेप है। पहले तो कोई शेप नहीं, देखिए ये सिक्का अलग है, ये अलग तरीका का, इस पर कुछ अलग छपा हुआ है, पर आजकल की जो मुद्रा है वो सब एक जैसी होती है, ये फ़र्क है। अब क्या है, पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। पुरातत्वविद क्यों ये सब ढूंढते हैं? क्योंकि उनको ये तो पता चले उस ज़माने में क्या जानवर कौन कौन से होते थे, क्या चिड़ियाँ होती थी या कौन कौन सी होती थी, मछलियाँ होती थी, कौन कौन सी कैसी होती थी, क्या मतलब किस प्रकार की होती थी, बड़ी छोटी किस तरीके की। तो वो ये भी ढूंढते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। इनसे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब पहले ज़माने में लोग जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, चिड़ियाँ खाते थे, मछलियाँ खाते थे, तो ये सब पता चलता है इन सब चीज़ों से। इसीलिए तो वो ढूंढते हैं कि पहले ज़माने में लोग क्या क्या
खाना पसंद करते थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो लोग थे, एक्चुअली सारे लोग नॉन वेजिटेरियन ही थे, तो वो लोग क्या खाते थे? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पतियाँ भाई देखिए, पेड़ पौधे जो हैं आज अगर कट के गिर जाए तो वो मिट्टी के अंदर अंदर दबते चले जाएंगे और दूसरी बात वो सड़ जाएंगे, तो उसके अवशेष जो है बड़ी मुश्किल से बचते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए चावल है या गेहूँ है, उनको वो जल गए तो वो जले हुए रूप में मिलते, पता तो चल जाएगा उनको, क्योंकि वो इतने मतलब उनकी इतनी खोज करी जाती है, उनको मतलब इतनी विधियों के माध्यम से पता किया जा सकता है, तो पता तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते होंगे, उनको पुरातत्वविदों को बहुत सारे कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो वहाँ से मिला होगा, वो क्या शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसका स्रोत क्या है, ठीक, मतलब माध्यम क्या है। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इतिहासकार। इतिहास को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? इतिहासकार ही तो बोलते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास कोई पुराना मटका हमें दिखा तो हम ये बोलेंगे ना, इस मटके का क्या स्रोत है, मतलब ये कहाँ से मिला है। ठीक, ये जो लिखा हुआ है, ये जैसे हमको कोई पांडुलिपि मिली, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमको अगर कोई बताता है ना ये चीज़ होती थी 2500 वर्ष पूर्व, तो हम बोलेंगे तुम्हें कैसे पता है, इसका क्या स्रोत है? तो हम क्या बोलेंगे? इसका स्रोत है पांडुलिपि, मतलब पांडुलिपि में ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा पहले ज़माने में होता था। ठीक है, तो स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। सीधी सी बात है, जब आपके सामने कोई चीज़ फिजिकली आती है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, और अब अगर आपके सामने कोई चीज़ कोई आपको ऐसे ही बता रहा होता है तो आपको कम समझ में आता है। ठीक है, स्रोत के क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जब आपके सामने ये स्रोत सामने आते जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक घटना, एक कहानी जैसी बन जाती है कि ऐसा होता होगा, फिर उसके बाद ऐसा होता होगा, तो पुनर्निर्माण हो जाता है उस अतीत का। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जासूस होते हैं ना, ज़रा सा कुछ क्लू मिला और वो जिसने वो घटना को अंजाम दिया होता है उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वैसे ही पुरातत्वविद क्या होते हैं, छोटा सा सुराग मिलता है, वो हमारे अतीत को जानने का प्रयास करने लगते हैं और अतीत को जान भी सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। पहला, पांडुलिपि की सहायता से, जो कि ताड़पत्रों और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर होती थी। ठीक है, या दूसरा हमारा क्या है, अभिलेखों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, जो कि कठोर वस्तुएं जैसे धातु या पत्थरों के ऊपर लिखी जाती थी। और तीसरा, जो पहले ज़माने में जो पुरातत्वविद जो चीज़ें मतलब पुरातत्वविद जो पहले ज़माने के लोग जो यूज़ करते थे, उनको उनको ले करके उनके बारे में पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अतीत एक या अनेक इसके विषय में पढ़ेंगे कि क्या एक ही अतीत है या अतीत कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।